आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे में हूं आपके साथ उस्मा। बिहार में एनडीए की भारी जीत के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई कैबिनेट का गठन किया तो असली राजनीतिक हलचल उस वक्त दिखी जब उन्होंने लगभग 2 दशकों से अपने पास रखे हुए गृह विभाग को बीजेपी को सौंप दिया। यह फैसला सिर्फ मंत्रालय के बंटवारे नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन में आए बड़े बदलाव का सीधा संकेत था। बीजेपी ने यह विभाग अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देकर साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि सरकार के केंद्रीय संचालन में एक निर्णायक शक्ति है। 57 साल के सम्राट चौधरी अब पहली बार बिहार के गृह मंत्री बने हैं। पुलिस, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विभाग सीधा उनकी निगरानी में होगा। बीजेपी के लिए यह मंत्रालय वह चाबी है जिससे वह प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ जमाएगी और अपने राजनीतिक विस्तार को नई गति देगी। मुंगेर जिले के लखनपुर गांव से आने वाले सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही। उनकी शुरुआत 1990 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से हुई। उनके पिता सुखनी चौधरी पहले से ही तारापुर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता थे। 1999 में राबड़ी देवी सरकार ने महज 33 साल के सम्राट को कृषि मंत्री बना दिया। वह तब भी जब वह ना विधायक थे ना एमएलसी, लेकिन मंत्री बनने के साथ ही उन पर उम्र से जुड़े विवादों ने तूफान मचा दिया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। साल 1995 के तारापुर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सचानंद सिन्हा की ग्रेनेड हमले में मौत हुई, जिसमें सम्राट और उनके पिता के नाम सामने आए। हालांकि सबूत न मिलने पर मामला बंद हो गया, लेकिन यह विवाद 2025 के चुनाव में फिर सामने आ गया जब प्रशांत किशोर ने उन पर नाबालिग होने का झूठा दावा कर बेल लेने का आरोप लगाया। सम्राट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि ना तो उन्हें कभी चार्जशीट दिया गया है और ना ही अदालत ने किसी तरह का ऐसा दावा माना है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पर उठाए गए सवालों को भी गलत बताया और कहा कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से प्री फाउंडेशन कोर्स किया है और 2019 में उन्हें मानदंड डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। साल 2019 के इस्तीफे के बाद उन्होंने 2000 में आरजेडी की टिकट पर परबत्ता से जीत दर्ज की। पार्टी में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती गई और 2010 तक वे आरजेडी के चीफ व्हिप बन गए, लेकिन 2014 में उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वे 13 आरजेडी विधायकों को भी जेडीयू में ले गए हैं। यह कदम उन्हें बिहार का बड़ा रणनीतिकार साबित करने के लिए काफी था। जीतन राम मांझी की सरकार में वे शहरी विकास मंत्री बने और 2017 में बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने राजनीतिक करियर की दूसरी पारी शुरू की। बीजेपी में आते ही उनकी तरक्की तेज हो गई। वे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बने, 2022 में विधान परिषद में विपक्ष के नेता और 2023 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। कोयरी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को भाजपा ने अपने ओबीसी विस्तार की रणनीति में मुख्य चेहरा बनाया। यह वही समुदाय है जो लंबे समय तक नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक माना जा रहा। पार्टी ने इसी आधार को कमजोर करने के लिए सम्राट पर बड़ा दांव भी लगाया। दरअसल साल 2024 में जब नीतीश फिर एनडीए में लौटे, बीजेपी ने सम्राट को डिप्टी सीएम बनाकर संकेत दिया कि वह इन्हें भविष्य के बड़े नेता के रूप में तैयार कर रही है। वित्त जैसे अहम मंत्रालय उनके पास आए और 2025 में उन्होंने तारापुर से 25,000 से अधिक वोट से जीत दर्ज की, जिसने उनकी राजनीति पकड़ और चुनावी क्षमता दोनों साबित कर दिया। अब गृह विभाग की कमान सम्राट चौधरी को देकर बीजेपी ने न सिर्फ ओबीसी राजनीति में अपना दांव मजबूत किया है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर भी सीधा पकड़ बना ली है। लगातार विवादों, दल बदल और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता गया। उनकी आक्रामक शैली, संगठन पर पकड़ और जातीय समीकरण को साधने की क्षमता ने उन्हें भाजपा के लिए अपरिहार्य बना दिया और गृह मंत्री के रूप में वे अब न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे बल्कि बिहार की राजनीति में बीजेपी की नई भूमिका के केंद्र में भी रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।